नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। इस समय हम लोग झारखंड के हज़ारीबाग में हैं और मेरे साथ में एक युवा नेता आप कह लीजिए झारखंड के, और हज़ारीबाग से इन्होंने चुनाव लड़ा था 2024 लोकसभा में और 1,58,000 वोट पाए। और साथी का नाम संजय मेहता है। जहां एक और लड़ाई जो दो ध्रुवों में चल रही थी, एनडीए और इंडिया, ऐसे में झारखंड में कुछ युवाओं का एक समूह आया। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने 13% वोट लिया और उनमें से उस टीम के एक मेंबर, आप उनसे अलग हो चुके हैं, टीम के मेंबर संजय मेहता हमारे साथ है। आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका गौरव पाल जी। झारखंड की धरती पर बिरसा मुंडा की ये धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार है, झारखंडी जोहार। जोहार जोहार। संजय मेहता जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, मांडू सीट से ना? जी, मांडू सीट से। मांडू सीट से बहुत कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए हैं और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, और क्या आपको लगा कि झारखंड के अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर अब चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? क्योंकि इससे पहले तमाम राजनीतिक दल यहाँ पे थे जो झारखंड के उत्थान की बात करते थे राज्य पुनर्गठन के बाद। जी, देखिए, झारखंड की राजनीति में एक बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे भी चाहिए और पॉलिटिकल लेवल पे भी चाहिए। हो क्या रहा है कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को जिन मुद्दों और उद्देश्यों के साथ बिहार से अलग हुआ था, वो मुद्दे और उद्देश्य पूरी तरह से गायब हो गए। और जो भी झारखंड की पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ पर सत्ता में रही हैं, वे सभी लोग सिर्फ यहाँ के खनिज संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के कोयला, यूरेनियम, हमारा बॉक्साइट, आयरन ओर, इन तमाम चीज़ों को कैसे लूटा जाए और अकूत धन संपत्ति अर्जित किया जाए, इसी पर सारा फोकस इन लोगों का रहा है। यही कारण झारखंड के नेता, झारखंड के अफसर और झारखंड के बिजनेसमैन जेल और सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में इस सवाल पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर आज की तारीख में नौजवान इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे, अगर नौजवान पहली पंक्ति में आकर के लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो झारखंड का हाल वही हो जाएगा जो पहले से रहा है। तो झारखंड की स्थितियाँ सुधर नहीं पाएगी। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा है और राजनीति में आने का फैसला किया है। तो एक मिनट ना, माइक में इसको ऐसे पलट लेंगे, अगर बीच में बंद भी हो जाता है सेफ्टी के तो दिखता रहेगा क्या चल रहा है। अच्छा, आपने कहा कि झारखंड के जो मुद्दे थे जिसको लेकर राज्य का पुनर्गठन हुआ था, उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ। लगभग ये 3 राज्य अलग हुए थे, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जी, और 24 साल के आसपास ये होने को आया है। आपने कहा कि मुद्दों पर काम नहीं हुआ जो यहाँ की खनिज संपदा है, तो किस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए खनिज संपदा को लेकर? क्योंकि जो यहाँ की तत्कालीन सरकार इस समय हेमंत सोरेन सरकार है, उनको लड़ाई अपनी दिखा रही है बीजेपी के साथ, और उनका जो एजेंडा है कि बीजेपी जो है वो बाहरी है, वो यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको लूट लेगी और हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। उनका कहना, उनका मानना ये है। देखिए, सबसे पहली बात, इस बिंदु पर आप जाइए कि इस स्टेट का सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या है। इस राज्य का सबसे बड़ा विषय है खनन, माइनिंग। और इस राज्य के अंदर माइनिंग सभी इलाकों में हो रहा है। चाहे आप कोल्हान में जाएंगे, वहाँ भी माइनिंग है। आप जाएंगे संथाल में, वहाँ भी माइनिंग है। आप आएंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, वहाँ भी माइनिंग है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जाएंगे, वहाँ भी माइनिंग है। दरअसल हुआ क्या है कि इस माइनिंग के प्रोजेक्ट्स के कारण हमारे कई लोग विस्थापित हुए हैं। अब मेरा कहना यह है कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। कोयला खनन का काम तो होगा ही अगर कोयला है तो, लेकिन सवाल ये है कि जिन जमीनों पर कोयला निकल रहा है, जो लोग विस्थापित हुए, वो लोग कहाँ गए? उनको नौकरी मिली क्या? उनको पुनर्वास मिला क्या? क्या उनको कहीं ज़मीन का पट्टा मिला? क्या उनको कहीं बसाया गया? आप देखिए, धनबाद की पूरी हालत ख़राब हो गई, झरिया की पूरी हालत ख़राब हो गई, हजारीबाग लोकसभा में बड़का गांव में एनटीपीसी आई, वहाँ की हालत ख़राब हो गई। अब वहाँ पर अडानी आ रही है। इस तरह से तमाम यहाँ पर ज़मीनें ली जा रही हैं। खनिज का खनन हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इस पहलू पर चिंतन नहीं किया जाता। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि अगर आप कोयला निकाल रहे हैं तो आपके पास जो पुनर्वास की पॉलिसी है, उसको कहते हैं गौरव जी R&R की पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की जो पॉलिसी है जी, उस पॉलिसी पर काम नहीं हो रहा है। और जब तक उस पॉलिसी पर काम नहीं होगा तो हमारे लोग बंजारे बन जाएंगे। आज की तारीख में एनटीपीसी हमारी कंपनी पर लगती है और हम वहाँ पर चाय बेचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा घर तोड़ दिया, हमें नौकरी भी नहीं हुई। तो ये हालत है झारखंडियों की। तो सबसे पहली बात तो बीजेपी तो किसी भी कीमत पर इस राज्य के अंदर नहीं आनी चाहिए। बीजेपी इस राज्य को लूटने का काम कर रही है। वो अडानी का एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर उसको सह देती है। आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेट ताकतों को बीजेपी ताकत देती है, और बीजेपी के कारण ही इस राज्य का ये हाल हुआ है। अगर ये लोग खनिज के लिए, खनन करने के लिए कंपनियों को यहाँ पर ज़मीन का पट्टा दे रहे हैं, यहाँ पे उनको अलॉटमेंट कर रहे हैं,
तो मेरा कहना यह है कि खनन मंत्रालय जो है वो भारत सरकार से चलता है और माइनिंग जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है जी। वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। तो जब स्टेट का सब्जेक्ट वो नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि जिस झारखंड की जमीन पर आदिवासियों को हम विस्थापित कर रहे हैं, जिस झारखंड की जमीन पर जाकर के वहाँ के मूलवासियों को स्थापित कर रहे हैं, वहाँ से हम कोयला निकाल रहे हैं, तो वहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं, इस पर एक चिंतन तो होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसकी मांग की है कि झारखंड में एक बहुत बड़ा विस्थापन और पुनर्वास आयोग बनना चाहिए। ये विस्थापन और पुनर्वास आयोग इस पहलू पर चिंतन करे कि पूरे झारखंड के अंदर कितने जमीनों का अधिग्रहण हुआ, अगर उन जमीनों का अधिग्रहण किया गया तो क्या उस पर प्रोजेक्ट लगे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये कहता है कि अगर जमीन पर प्रोजेक्ट नहीं लगा तो वापस कर देनी चाहिए, तो वापस उस रैयत को कर देना है। जी। तो इसका विश्लेषण किया जाए कि पूरे झारखंड के अंदर कितना जमीन अधिग्रहण किया गया, कितने लोगों को फिर जमीन का पट्टा दिया गया, उनको बसाया गया, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने जमीनों पर परियोजनाएं नहीं लगी, कितने जमीनों को रैयतों को वापस करना है, कितने लोगों को मुआवजा देना है। इन पहलुओं पर गौर करना चाहिए और इसका एक कह सकते हैं कि आयोग बनना चाहिए झारखंड के अंदर जो इन पहलुओं पर अध्ययन करे, जो झारखंड के अंदर नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं आपकी पार्टी की युवाओं की। आप 2024 के चुनाव में एक बड़ा समूह था, जयराम महतो, क्रांतिकारी रिजवान, संजय मेहता, और उसकी गूंज कहीं ना कहीं दिल्ली तक सुनाई देती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि ये चुनाव आया? हमको लग रहा था कि तमाम लोगों को लग रहा था कि ये लोग 2024 के चुनाव में 13.5% वोट पाए हैं और अभी युवा हैं, अभी निर्दलीय लड़े, अगर आगे दल बनाते हैं और विधानसभा में उसी ताकत के साथ जाते हैं तो कोई कुछ बड़ा कर देंगे, 8 से 10 विधानसभा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन अब सब बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, क्या हुआ, कारण क्या रहा? बिखराव इसको नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वैचारिक तौर पर अपनी अपनी राह को थोड़ा हम लोगों ने अलग किया है। और लेकिन जो सबके मुद्दे हैं वो झारखंड और झारखंडियत है, प्राथमिकता वही है लोगों, चाहे वो हमारे जयराम भाई हों, चाहे वो मैं हूँ और जो हमारे तमाम साथी हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम साथी जहाँ भी हैं झारखंड के लिए सोचें, चिंतन करें, झारखंड के लिए काम करें। हाँ, ये अलग होना थोड़ा मुझे भी खटकता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही जिसके कारण से ये निर्णय लेना पड़ा। मुझे लगता है कि राजनीति में सामूहिकता पर बल देना चाहिए, सामूहिक निर्णयों पर बल देना चाहिए, सामूहिक चिंतन पर बल देना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसी कुछ परिस्थितियां रही कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाई जिसके कारण से रास्ता अलग करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी उन तमाम साथियों को मेरी शुभकामनाएं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी इसी रास्ते पर हूँ, संघर्ष के रास्ते पर हूँ। मेरे पास ये विकल्प था, तमाम तरह के ऐसे ऑफर्स भी थे, हम लोगों ने ठुकराया कि नहीं, हम किसी दल के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी स्थापित राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, हम कहीं से टिकट लेकर के किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है, तो हम लोग फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी हेमंत सोरेन की सरकार है जी झारखंड में। हेमंत सोरेन बीते दिनों जेल भी गए, 3 महीने जेल रहकर आए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर उनको बेल मिल गई और उसके बाद हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो तमाम जो परियोजना है उसका पिटारा खुल गया और ये तमाम जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं कह दीजिए, फिर फ्रीबीज कह दीजिए, और आजकल देश की राजनीति फ्रीबीज के इर्द गिर्द बहुत घूमती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फ्रीबीज है ये देश की राजनीति के लिए कैसे साबित हो रही, खासकर झारखंड में? क्योंकि हम लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों के मुंह पे एक ही बात है, मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है। जी, अब इस बात को ऐसे सोचने की जरूरत है। मैया सम्मान योजना ठीक है, आपने दिया, तात्कालिक तौर पर एक लाभ मिला, लेकिन मुझे लगता है कि इन पहलुओं पर चिंतन करने की जरूरत है कि इसका अस्थायी समाधान कैसे होगा। हमारी माँ बहन बेटियां कैसे रोजगार को हासिल कर सकती है। हमारी बहन भी MBA करके किसी कंपनी में HR में जॉब करे, हमारी बहन भी जाकर के IAS बने, हमारी बहन भी जाकर के स्टेट की PCS की परीक्षाओं को पास करे, तो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उसको एक ऐसा नौकरी मिले कि 60-62 वर्ष तक वो नौकरी कर सके। तो उसको आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने के लिए आपको स्किल्ड करने की जरूरत है, शिक्षित करने की जरूरत है। सरकार दावा कर रही है कि सावित्रीबाई फुले योजना के तहत हम लोग स्कॉलरशिप और साइकिल वाइकल वितरण कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। इन सारी योजनाओं पर जो भी, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो या छात्रवृत्ति की योजना हो या मैया सम्मान योजना हो, मेरा कहना है कि ये ठीक है, तात्कालिक तौर पर लाभ दे सकते हैं। मेरा कहना है कि 24 साल में इन झारखंड की बेटियों का हाल क्या हुआ है। संथाल की आज हमारी बहन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के फ्लैट्स में जाकर के मेड का काम कर रही है। हमारी पहचान इस तौर पर स्थापित कर दी गई कि हम सस्ते मजदूर, सस्ता श्रम सप्लाई कर रहे हैं देश को, और देश के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े फ्लैट्स में जो खाना बना रही है, पोछा लगा रही है, वो हमारी बहन बेटियां। तो ये हमारी पहचान स्थापित हुई है। इस पहचान को तोड़ते हुए हमें इस पहचान को स्थापित करना होगा कि जिस तरीके से जब अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप की बात आई तो हमारी अष्टम उरांव यहाँ की कैप्टन बनी।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पहचान को स्थापित करने की जरूरत है। हमारी पहचान ये थी कि 1928 में जयपाल सिंह मुंडा ने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम की धरती पर ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। ये जयपाल सिंह मुंडा थे। तो हमारी धरती में गौरवशाली इतिहास रहा है। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कान्हू, तमाम शख्सियत यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर संथाल का विद्रोह 1855 में हुआ, 1857 से भी पहले। तो मेरा कहना है कि हमारा इतिहास ये है, हमारे इस गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने की जरूरत है और इस मिथक और इस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है कि हम 2500 रुपया दे करके अपनी बहनों का गुजारा कर रहे हैं। ये ठीक तो है, मतलब ये योजनाएं जो है उस तरीके से काम तात्कालिक तौर पर लाभ हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर दूरदर्शिता के दृष्टिकोण से देखेंगे कि तो भविष्य क्या सरकार की परियोजना आपको कोई नजर आती है ऐसी जो सरकार दूरदर्शिता के तौर पर देख रही है हेमंत सोरेन सरकार इस समय? काम करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत। झारखंड की जो नौकरशाही है ना गौरव जी, आप तो झारखंड आए हैं, यहाँ के जो नौकरशाह हैं वो बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो सिर्फ क्या कारण है उसका? मतलब कोयला। केंद्र या फिर नो, इसका कारण ये है कि कोयले में अकूत कमाई उन लोगों को दिखती है और सभी यहाँ के जो आईएएस है और आईपीएस है वो अपनी पोस्टिंग उन जिलों में लेना चाहते हैं जहाँ पर कोयले का खनन ज्यादा है, पत्थर का खनन ज्यादा है, बॉक्साइट का खनन है, आयरन ओर का खनन है, यूरेनियम का खनन है। उन इलाकों में ये लोग पोस्टिंग चाहते हैं और ये लोगों का काम है कि सिर्फ किसी तरीके से पैसा अर्जित करो और यहाँ से फिर अपना झारखंडियों को लूटो। तो इसी कारण से पूरे झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा और जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नेताओं को दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मधु कोड़ा जैसी सरकार बनी थी, कई लोग जेल गए, मुख्यमंत्री जी जेल गए। तो मेरा कहना ये है कि झारखंड के अंदर नौकरशाहों और नेताओं की आपकी लड़ाई मुझे जेएमएम से कम बीजेपी से ज्यादा लग रही है, नौकरशाहों से ज्यादा लग रही है। बीजेपी से लड़ाई इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि बीजेपी इस राज्य का कल्याण चाहती ही नहीं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कैसे अडानी को कोयला खनन की परियोजना दिया जाए। अडानी को पावर प्लांट दिया गया गोड्डा में, वहां पर लोग विस्थापित हो गए और उन विस्थापितों का कल्याण आज तक नहीं हो पाया। तो मेरा कहना यह है कि आप बड़े बड़े लोगों को जाकर के कोयला खनन की परियोजना दे रहे हैं, ओपन कोस्ट माइनिंग के लिए प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और आप इस बात पर चिंतन ही नहीं करते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों, और उतना तो छोड़िए, जिन प्राइवेट जो निजी रैयत हैं, रैयतों का तो जमीन लिया ही गया जी, जो फॉरेस्ट का जमीन है, जो सरकारी जमीन, हाँ, उस पर भी आसानी से ये अडानी वालों को क्लियरेंस दे दिया जाता है। जैसे ये जमीन जो है जो अडानी को दी जा रही है माइनिंग के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है माइनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन आवंटित करती है। जी। इसमें जो राज्य सरकार रहता है उसका क्या रोल रहता है, उसका हस्तक्षेप क्या रहता है? इसको ऐसे समझिए, राज्य सरकार जो है वो जमीन को पहले अधिग्रहण करने की पूरी प्रक्रिया में वो सर्वे करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है राज्य सरकार को कि फलाने जगह कोयले का भंडारण मिला है, अब हम यहाँ माइनिंग करेंगे, सो इस पूरे 600 एकड़ जमीन को हम अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो इस पूरे अधिग्रहण करने में जो मुआवजा की राशि है वो हम राज्य सरकार को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब राज्य सरकार क्या करती है कि जिला स्तर पर डीसी के माध्यम से, जिला भू अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से सबके जमीन का रेट तय करती है। अच्छा। और वो जमीन मालिकों को नोटिस करती है कि आप अपने जमीन का पैसा ले लीजिए क्योंकि भारत सरकार ने कोयला खनन के लिए फलाने कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर मुआवजा देने में भी बहुत बड़ी धांधली है। तो ये जो विस्थापन और मुआवजे, विस्थापन का काम भी राज्य सरकार का है? देखिए, कभी भी जब किसी राज्य के अंदर जमीन लेना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, तो वो राज्य सरकार के सहमति से ही होगा। हाँ, वो सहमति से तो होगा, लेकिन जो विस्थापन है, जो पट्टे हैं, जो तमाम उनके लिए योजनाएं हैं, जो नौकरियां हैं उस प्लांट के लिए, वो क्या राज्य सरकार निर्धारित करती है फिर केंद्र सरकार निर्धारित करती है? वो कंपनियां निर्धारित करेंगी। अच्छा। जो कंपनी आ रही है वो जब MOU साइन करेगी तो वो इस बात को कहेगी कि हमारे खनन से इतना एरिया प्रभावित हो रहा है, हाँ। हम यहाँ पर स्कूल देंगे, मेडिकल देंगे, ड्रिंकिंग वाटर देंगे, सैनिटेशन देंगे, हम यहाँ पे ट्यूशन देंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए ITI कॉलेज, मतलब वो आसपास पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करेगी। बात कहती है, साइन करते हैं वो, हाँ। करते नहीं। अच्छा। सवाल ये करते नहीं है जी। तो हम लोग झारखंड में इस समय हमारे पास संजय मेहता जी हैं, उनसे हमने बातचीत की। और आपको ये बातचीत कैसी लगी? तमाम झारखंड के मुद्दों पर बात हुई, जल जंगल जमीन, खनन, विस्थापन, युवाओं के मुद्दे और बाहरी मुद्दे, जो बड़ी कंपनीज, बड़े प्लेयर यहाँ पर आ रहे हैं उनके मुद्दे। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो बड़ा मुद्दा था कि झारखंड में अथाह खनिज संपदा थी और झारखंड को पहचान नहीं मिल पा रही थी। आज भी झारखंड में बड़ी मात्रा में खनिज संपदा है और उसके खनन भी यहाँ से हो रहा है, लेकिन फिर भी झारखंड जो है कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम देख लिया जाए या तमाम चीज़ें देख लिया जाए, उस पर बहुत पीछे खड़ा है। और ऐसे राज्य जहाँ पर ना ज़्यादातर खनन है, ना चीज़ें है, ना संसाधन है, वो झारखंड से आगे है। अब राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं, अपनी अपनी नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन वो नीतियाँ न जाने कहाँ चली जाती हैं। वो मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद किस रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं कि धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता।
खैर छोड़िए, अब देखते हैं चुनाव के बाद जो नई सरकार यहाँ पर बनती है उसकी रणनीति क्या रहती है। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा, और तमाम अन्य रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।